सो हेलो सुपर 100 आर्मी, दिस इज साहिल सेठिया। और जैसा कि मैंने बोला था कि यार मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, तो कुछ कारणवश कल वीडियो नहीं आ पाया। तो आज जो हमारे पास बेसिकली वीडियो लेकर के आया हूँ, कोई बकवास हम नहीं करेंगे, सीधे हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, है ना। जितने भी आपको मेरे बारे में बताना था वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया, है ना। अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं होता है ना, या लगता है कि ये हमको क्या ही बताएगा, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, है ना। मुझे कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए, है ना। डिसलाइक कर दो ना वीडियो, ठीक है। अच्छा नहीं लगेगा तो, है ना। अच्छा लगेगा तो फिर लाइक करना न करना वो आपके ऊपर है ना। देखो यार, हमने प्रीवियस ईयर में बात की थी जेई के कुछ मैथ्स के PYQs थे, उसमें मैंने आपको ट्रिक्स बताए थे, है ना। लेकिन केवल ट्रिक्स से काम नहीं चलता भाई, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कि 60 मार्क का टारगेट आपको रखना है। तो जो आज का हमारे पास वीडियो है वो जेई और नीट दोनों के लिए है ना। जेई नीट दोनों के लिए हमारे पास वीडियोस है, और टोटल यार हमारे 10 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, है ना। 10 क्वेश्चन ही क्यों सॉल्व करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही जो है हमारा वीडियो लगभग 20 मिनट का हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो हम आते रहेंगे ना, रेगुलर सीरीज चलाऊँगा मैं, है ना। तो उसके साथ आपको और कौन कौन से चैप्टर्स पहले से प्रिपेयर करके रखना है ना, वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि लास्ट के फ्यू डेज़ में हम फ्यू चैप्टर करके भी हमारे मार्क को जो है बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यार बिना किसी बकवास की वीडियो चालू करते हैं। तो आज जो हमारे पास सबसे पहले मैं आपके लिए, देखो दोनों के लिए वीडियो है, जेई और नीट के लिए। और जो क्लैट वाला बच्चा है अगर वो वीडियो देख रहा है तो यार आप भी वीडियो देख लो। क्या अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स बता रहा हूँ तो आपका माइंडसेट डेवलप होगा, है ना। क्योंकि जो क्लैट का जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसमें मैंने देखा कि यार जो पैसेज है, जो प्रीवियस ईयर के क्लैट में जो पेपर आए थे उसी का पैसेज वहाँ पे डाल दिया गया था 2022 में, है ना। तो बी प्रिपेयर कि हम प्रीवियस ईयर के जो क्लैट के क्वेश्चन पेपर थे उनको सॉल्व कर ले। ओरिजिनल क्लैट का जो जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप जा रहे हो ना सुपर 100, वहाँ वही ओरिजिनल वाला, है ना। तो मैथ्स के उसके बाद मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बताऊँगा, नीट के, जो कि जेई और नीट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों को ही देखना है क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है वो। सो पहले मैं मैथ्स के बताता हूँ, है ना। तो यार शुरू करते हैं। हम मैथ्स की देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये सीट पे मैंने लिख दिए थे। देखिए यार हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर 100 धासु क्लास लेक्चर 2। ये धासु ही क्लास है भाई। हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन, या 2 क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आपको दिखेगा ही, 2 तो दिखना ही है यार। इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 2n × n+3 है तो समांतर श्रेणी के छठवें पद का मान क्या होगा। सो देखिए यार, अगर आपको ये क्वेश्चन मैंने दिया है तो मैंने कुछ सोच समझ के इस क्वेश्चन को दिया है, तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। सो यार आई होप कि आपने वीडियो को जो है पॉज करके ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी वे सॉल्व करके तो बताऊंगा, लेकिन अगर आप खुद सोच लो कि अगर मुझे इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाना रहता तो मैं क्या लगाऊंगा। देखिए यार, मैंने आपको 1000 बार बता दिया हुआ है कि नन ऑफ दिस अगर किसी आंसर में है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आंसर नहीं होता है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 4 और 2 8 है, और लास्ट में हमारे पास 3 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हमारे पास देखेंगे तो जो पहला डिजिट है वो सम है, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो पहला डिजिट जो है वो सम है ना। तो 2 बार सम होने के चांसेस ज़्यादा हो गए, तो इस वाले जो ऑप्शन है इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, काफ़ी हद तक। अब जो हमारे पास तुक्का अगर मुझे लगाना है तो 24 या 28 में से लगाऊंगा, और अगर मुझे थोड़ा सा और एडिशनल तरीके से सोचना है तो यार 32 दिया हुआ है और 24 और 28 दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं 28 आएगा, इसकी फीलिंग आपको आएगी, है ना। क्योंकि 32 थोड़ी सी बड़ी संख्या है, 24 उससे थोड़ी सी छोटी, तो 28 आने की थोड़ी सी फील आती है ना। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। सो देखो यार, यहाँ पे हमको n टर्म का सम दिया हुआ है। तो देखो यार, सबसे पहले तो हमको जो क्वेश्चन में जो हमारे पास AP है उसके n टर्म का हमको सम दिया हुआ है, यानी कि Sn हमको ऑलरेडी गिवन है कि ये है हमारे पास 2n × n+3। और जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिख जाए कि समांतर श्रेणी का आपको कोई सम दिया हुआ किसी n टर्म का या 5th टर्म का या कोई भी टर्म का,
और आपसे पूछा हो कि इसके 6वें पद का मान बताओ या 11वें पद का मान बताओ, तो इसका जो एक डायरेक्टली फार्मूला होता है, और वो फार्मूला होता है Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू An, है ना। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आई थिंक ये फार्मूला आपने दोबारा देखा होगा कि नहीं, शायद से ये जो फार्मूला का मैंने यूज़ किया था यार, ये 10th में जब मैं पढ़ता था तो ये ऐच्छिक प्रश्नावली एक आती थी, उसमें स्टार मार्क लिखा रहता था, उसमें पता था, इसमें बोला गया था कि ये परीक्षा के उद्देश्य नहीं है, पर नहीं है, लेकिन NCERT ने दिया था तो मैंने उसको पढ़ लिया था, है ना। उसका बेनिफिट मुझे मिल गया था, बहुत एग्ज़ाम में मुझे उसका बेनिफिट मिला, है ना। जो ऐच्छिक प्रश्नावली थी वो गोल्डन थी, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि आपने वो नहीं किया, कोई बात नहीं यार, है ना। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है और हमको यहाँ पे 6 टर्म बोला है, तो हम चुपचाप यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो S6 माइनस 6 कर लीजिए, S5 हो जाएगा। अब मैं S6 कहाँ से लाऊँ, तो यार हमारे पास ये गिवन है ना, Sn इज इक्वल टू 2n इंटू n प्लस 3, ये तो हमको गिवन है, तो यहाँ पे आप 6 डाल दीजिए। तो S6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 6 12, और 12 इंटू 9 मतलब 108। ओके, S5 फालतू की हमको यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, फटाफट देखेंगे। S5 यहाँ 5 डाल दीजिए, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और 5 इंटू 3 8, तो 10 इंटू 8 यानी कि 80। ओके, तो 108 में से आप माइनस कर लीजिए 80, तो 108 में से 80 को घटा लो यार, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 और 8 मतलब 28, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 28। तो जो हमारे को फीलिंग आ रही थी कि यार इसका आंसर 28 हो सकता है, तो एग्जैक्ट में उसका आंसर कितना था, 28, है ना। तो यार कुछ साइंटिफिक ट्रिक्स होती है जिसको हम यूज़ करके हमारे आंसर तक पहुंच सकते हो। अब देखो, इस दोनों इसके आंसर हो सकते थे, ए या बी, सी और डी को हमको एलिमिनेट कर दिया, तो जहाँ जो आपके चांस है वो बहुत कम थे, वो आपने 50% बढ़ा लिए अब, है ना। 50% जब आप बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, है ना। अब जैसे कि हमारे पास ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी, मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यार इन 3 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन फंसेगा, है ना। वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन ऐसा मुझे फीलिंग आता है कि यार इन तीनों में से कोई ना कोई आ सकते हैं। हमारे पास है समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 39 एंड उनका गुणनफल 208 है, तब वे पद हैं। पॉज कीजिए एंड सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। सो यार आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करने का कोशिश किया होगा, और यहाँ पे आपने कुछ चीट कोड्स लगाए होंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने या तो ये इन दोनों ऑप्शंस को चूज़ किए होंगे, है ना। लेकिन यार लेकिन इसको अगर आपने यार तुक्का मारा तो मैं कहूँगा कि यार आप सुपर 100 के थोड़े से लायक नहीं हो, है ना। क्योंकि अगर आपका दिमाग बिल्कुल काम है ना, मतलब आपके दिमाग में जो है ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं घूम रही है, आपका दिमाग थोड़ा सा स्थायी है ना, आप थोड़ा सा डरते नहीं हो, तो आप इस क्वेश्चंस को देख के और इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे हमको पूछा गया था कि यार इनका योग 39 है ना। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि उन्होंने 2-3 संख्याएँ सोच ली होगी कि मान लो कि भाई एक a माइनस डी है और एक a है, फिर a प्लस डी है, फिर उन्होंने इन तीनों को जोड़ा होगा, और इन तीनों को जोड़ा होगा तो उन्होंने 39 की बराबर रखा होगा, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया होगा, और जब मल्टीप्लाई किया होगा तो 208 के बराबर उनको रखा होगा, फिर यहाँ से इक्वेशन बनाई होगी, और फिर इक्वेशन बनाने के बाद यार उन्होंने वो अपने क्वेश्चंस के आंसर तक पहुँचे होंगे। बट यार ये इजीली क्वेश्चन था, अगर आप देखेंगे ना भाई, तो 3 पदों का योग 39 था, तो आप इन तीनों पदों के कोई भी अगर आप योग करोगे तो जो 39 आ रहा है वो इसका सही आंसर होगा। जैसे कि जैसे कि हम ऑप्शन नंबर ए है, तो यार देखो 10 20 30 है ना, 37 मतलब 40 से भी ज़्यादा इसका आंसर आ रहा है। वही 20 30 40 मतलब इसका भी आंसर 40 से ज़्यादा आ रहा है ना। और यहाँ पे हो गया ये 20 30 40 मतलब इसका भी आंसर 40 से ज़्यादा आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो ये 20 और 10 हो गए 30 और 6 26 और 36 और 3 और ये 39 है ना। 36 और 3 हो गया हमारे पास 39। तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन हमारे पास हो गया ईजिली, ठीक है ना। तो हमने इसको सॉल्व भी नहीं किया, इतना कुछ कबाड़ा भी नहीं किया, और इजीली इसका आंसर आ गया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 208 आएगा, एग्जैक्टली आएगा, है ना। तो कुछ सोचने वाला क्वेश्चन ही नहीं था ये, है ना। तो अगर आपका दिमाग फ्री है तो आप इजीली इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने AP का लेके आया हूँ, है ना।
जीपी का क्वेश्चन सॉल्व मत करने लग जाना भाई, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा आपके। क्वेश्चन अगर सुपरिटेंडेंट में क्वेश्चन देगा तो वो एपी का ही देगा, है ना। हमारे पास क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी के 11वें पद का मान क्या है यदि प्रथम 11 पदों का योग प्रथम 10 पदों के योग के बराबर है ना। तो इसको पॉज कीजिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, है ना। सो यार एक तो इस देखो दो तरीके थे इसको करने के। एक तो तरीका था कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास Cn, ये गोल्डन फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। गोल्डन वीडियो गोल्डन फॉर्मूला, ठीक है। तो यार हमको पूछा गया था कि इसका जो 11वें पद का मान क्या है, तो जो हमको फाइंड करना है वही हम इसमें डालेंगे, सीधी सी बात है। तो हो जाएगा S11 माइनस S10 इज इक्वल टू A11, ओके। यही हमको फाइंड करना है। हमको पूछा गया है, हमको जो गिवन वैल्यू है कि जो हमारे पास फर्स्ट 11 टर्म है उनका जो सम है वो फर्स्ट 10 टर्म के जो है योग के बराबर है। मतलब कि S11 इज इक्वल टू हमारे पास S10, तो S11 माइनस S10 को मैं लिख सकता हूँ S11 इज इक्वल टू हो जाएगा A11, कट गया 0 इज इक्वल टू हो जाएगा A11, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 0। अब देखो यार, अब जिसको फॉर्मूला पता था, जिसको थोड़ा सा अप्रोच पता था उसने तो कर लिया, लेकिन जिसको कुछ भी नहीं आ रहा था यार वो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो यार इस मेरी बात सुन लो, है ना। इस बंदे की बात सुन लो, इस बंदे की बात जिसने सुन ली ना यार, वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करेगा, है ना। क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम दे चुका हूँ, और जब मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिया ना तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने पाया है ना, हर केसेस में नहीं बनेगा, है ना, कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनिए, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर उस क्वेश्चन के ऑप्शन में 0 दिया है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरा दिमाग ये कहता है, या ये जो ट्रिक्स है वो कहती है कि 0 उसका आंसर होगा, है ना। बहुत सारे केसेस में 0 उसका आंसर हुआ है ना, मैंने देखा है ना, एग्जैक्टली 0 बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हुए हैं। तो अगर मुझे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसमें 0 वैल्यू है, तो यार उसको आप लगा दीजिए, है ना। तो उसके सही होने के चांसेस मैं ये तो नहीं कहूँगा 50% है, लेकिन 30% जरूर होगी, 70% नहीं होगी, है ना। 30% लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी थी। अगर आपने वैसे ही रैंडमली लगा दोगे कोई भी आप, तो उसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना यार। तो जो 30% भी कम से कम हो रहा है हम उसको मार्क करके आए तो वो हमारे लिए फ़ायदा है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन है ना। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग है, तो मैं इसको लास्ट में करवाऊंगा, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा दम है इस क्वेश्चन में, है ना। और अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको एलिमिनेट करना था तो आप देखोगे यार यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, और 0 को भी आजकल लोग सम में ही काउंट करते हैं, ना। तो इस वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यार कहीं ना कहीं जो हमारे पास सेकंड जो पोजीशन है उसमें कोई ना कोई नंबर है, और यहाँ पे 0 को भेज दिया, तो ये वाला क्वेश्चन ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3, 2, 4 देखो ये भी सम है, ये भी सम है, तो यहाँ बीच में विषम होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो आप इन दोनों में से गैस वर्क कर सकते हो ना, आंसर इन दोनों में से ही होगा, है ना। वो लास्ट में मैं बताऊँगा, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट इसमें लगे। तो जैसे कि हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है ना, नीट वाले को बच्चे खुश हो जाइए, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। देखिए यार, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा तुक्का नहीं मार सकते, है ना। केमिस्ट्री में रटने का ज़्यादा खेल होता है, आप चीज़ों को हालांकि समझने का बहुत सारा खेल भी होता है ना। रिएक्शन अगर आएगी तो थोड़ी सारे सबकी हेकड़े निकल जाती है उसमें, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं यार थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो रटने वाला पोर्शन है वो केमिस्ट्री में ज़्यादा है। इसलिए अगर आप देखोगे ना केमिस्ट्री, तो वो यार मैथ्स वाले की जो केमिस्ट्री रहती है वो उतनी अच्छी नहीं रहती। मेरी केमिस्ट्री बिल्कुल वीक है ना। जो मेरे से जो बायोलॉजी वाले इवन जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं ना, उनको मेरे से ज़्यादा केमिस्ट्री आती है ना। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हैलोजन समूह में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है ना, लेकिन नंबर केमिस्ट्री दिलाएगी भाई, एक बात याद रखना, है ना। हैलोजन समूह में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है ना। अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने 10th अच्छे से नहीं पढ़ी, है ना, क्योंकि उस चैप्टर में ये था। अब यार देखो, इसका एक मेरे पास ट्रिक है। अगर आपको बोला ना सबसे कम और सबसे ज़्यादा, तो उसमें एक ट्रिक्स होती है। देखो, फूल, कली, बाहर, आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला हो जाएगा फ्लोरीन, फिर उससे कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन।
हमको सबसे कम बोला है, हमको सबसे कम बोला है, तो वो आ जाएगा हमारे पास आयोडीन, है ना। अब जरूरी थोड़ी ना भाई को वो ऐसी ऑप्शन दे, हो सकता है हमको Cl दे दिया, Br दे दिया, अब बोला कि इसमें सबसे ज़्यादा बताओ, तो हम Br थोड़ी ना लगाएंगे, हम Cl लगाएंगे, क्लोरीन, ठीक है ना। ऐसा बोल दिया कि भाई आपको F दे दिया, I दे दिया, फिर Br दे दिया, अब बोल रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो हम क्लोरीन लगाएंगे, है ना। तो आप ये ट्रिक से याद रख सकते हो सकता है कि कोई क्वेश्चन फंस जाए, है ना। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में परमाणविक भार घटता है या परमाणविक भार बढ़ता है या परमाणविक आयतन जो है घट जाता है या ऑल ऑफ दिस। तो यार अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है तो मैं ये कहूँगा कि आप जो 11th का, है ना, 10th का तो ठीक है आप पढ़ा होगा, तो ठीक है। मेरे ख्याल से 2024 में 5 जो चैप्टर था, चैप्टर 5 पीरियोडिक टेबल वाला, शायद वो एलिमिनेट हो गया था, पता नहीं, देख लीजिएगा, शायद 2023 में हुआ था। तो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से शायद हो गया होगा एलिमिनेट। तो यार एलिमेंट हो गया होगा तो फिर मत पढ़ना, ठीक है। लेकिन मैं तो यही अपनी तरफ से यही रिकमेंड करूँगा कि यार पढ़ लेना। ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है ना, 11th में चैप्टर नंबर 3 है, वो उसको पढ़ लेना। उसको जिसने पढ़ लिया ना यार, वो 3 से 4 नंबर इजीली सिक्योर कर सकता है अपने, है ना। तो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ लेना, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता, इस प्रकार का एक चैप्टर है, आपको 11th में दिख जाएगा, है ना। तो यार अब ये जो क्वेश्चन है अब वैसे ही सॉल्व होगा, है ना, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, है ना। उसको करना इंपॉर्टेंट है यार, है ना। और फिर भी कुछ नहीं आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होता है ना, तो मैं इसका आंसर वही लगाऊंगा। और एक्चुअली में इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है ना। इसका कंसेप्ट पढ़ना, है ना, आवर्त है, उसके बाद बहुत सारी आपको कंडीशन उसमें दिखेंगी, परमाणु त्रिज्या दिखेगी, नाभिकीय त्रिज्या दिखेगी, है ना। तो उसको आप देख लीजिएगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको लेके आया हूँ, सारे के सारे ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो फिजिक्स का है। मैंने आपको अभी जितने भी क्वेश्चन करवाए वो 2 क्वेश्चन उसमें थे केमिस्ट्री के और बाकी सारे मैथमेटिक्स की क्वेश्चन थी, है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में भर भर के ट्रिक लग रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना यार। अगर आपको सरकार 3-4 लाख रुपए की जो कोचिंग है वो फ्री में दे रही है तो हलवा क्वेश्चन तो रखेगी नहीं ना यार, कुछ वैसे ही क्वेश्चन को रखेगी, है ना। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट जो 10th पास आउट किया है, जिसने केवल बोर्ड का पढ़ा है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है यार ये सॉल्व करना, है ना। जैसे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम तुक्के लगाए तो हो सकता है। देखिए जैसे कि हमारे पास, जैसे कि मैं आपको रैंडमली पहले गैस करके बताता हूँ, है ना। हमारे पास 4 ओम है, फिर है हमारे पास 6 ओम, उसके बाद है हमारे पास 12 ओम और फिर है हमारे पास 18, है ना, है ये हमारे पास 18 ओम। ओके, मुझे देखो यार इसमें अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, तो आप देखिए यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शंस किसी ना किसी को गुणा करने पर सेम आएगा। जैसे कि अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 आएगा, लेकिन 18 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर लूँ वो 12 नहीं आएगा। इसका मतलब 18 इसका आंसर हो ही नहीं सकता, डेफिनेटली बात है ना। ये कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप 1 का गुणा कर दो तो कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना। आपको ऐसी कुछ संख्या देखनी पड़ेगी ना कि कौन से ऑप्शन गुणा, अगर मैं पहले ऑप्शन को कर रहा हूँ तो क्या वो ए बी या सी डी में कोई ऑप्शन को या बी में कोई ऑप्शन को मैच कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ठीक है ना। ये सबसे सही तरीका होता है। जैसे कि 18 नहीं मैच कर रहा था, मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब ये जो 3 ऑप्शन है ना यार, इसमें आप लगा सकते हो। अब आपके सही होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे, है ना। अब आप डी को नहीं लगाओगे, अब आपके सही होने के चांसेस हो सकते हैं कि ज़्यादा हो, है ना। तो अब डी नहीं होगा तो उस कंडीशन में ए होगा, इसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, है ना। लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, है ना। इसको अब जैसे कि हम सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व भी कराऊँगा ना। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 18 ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर चित्रानुसार एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। 18 ओम पहले मतलब हमारे पास एक तार है, समझ रहे हो आप क्वेश्चन को। हमारे पास एक तार है, ये हमारे पास मान के चलो हमारे पास तार है, कितने ओम का है ये 18 ओम का। इसको मैंने मोड़ दिया और एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। एक समबाहु त्रिभुज मैंने यहाँ पे बना लिया। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी चारों
सॉरी तीनों भुजाएं जो है वो बराबर हो। तो लेट्स से ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है ना। P Q के सिरों पर अब हमको प्रतिरोध बताना है ना। P Q के सिरों पर हमको प्रतिरोध बताना है ना। अब चूंकि ये सब भुजा समान है तो P Q के सिरों के बोलो या Q R के सिरों पे बोलो या P R के सिरों पे बोलो, वो एक ही बात आएगी, है ना। जो ऑप्शन आपने निकाल लिया वो ठीक है। अब देखो यार 18 ओम का जो प्रतिरोध है वो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं जो है वो समान हो। इसका मतलब अगर यहाँ पे 18 ओम है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे 6 ओम होगा यार, यहाँ पे 6 ओम होगा और यहाँ पे 6 ओम होगा, ठीक है ना। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। सो यार अगर मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि मैंने यहाँ से करंट, है ना, सपोज थोड़ा सा कर सकते हो ना यार, यहाँ से मैंने करंट पास कर दिया, है ना। और अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर पढ़ा होगा, जो हमारे पास चैप्टर शायद यार सोचने दो, NCERT क्लास 10th में, हाँ एक करंट करके एक चैप्टर है, मुझे याद है, विद्युत करके एक चैप्टर था शायद, वो क्लास, है ना, 12th, है ना, 12वां चैप्टर था हमारा, है ना, 12वां चैप्टर हमारा था वो विद्युत करके, उसमें था, है ना। तो रैंडमली हमने कोई यहाँ से यार करंट हमने पास कर दिया हमने कोई करंट। तो अगर आपने थोड़ी सी भी 10th अच्छे से पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ओके। तो जब ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास R1 + R2 + R3, जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंस जुड़े हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस जुड़ा है वो 6 ओम का है, मतलब 6 + 6 = 12 ओम, ठीक है ना। तो जो हमारे पास नया रेजिस्टेंस बनेगा यार वो क्या बनेगा, तो इसके कारण क्या हो गया हमारे पास 12 ओम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 12 ओम, ओके। QR के लिए ये जो है वो समांतर में हो गया है, समझ रहे हो भाई। नहीं समझ रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने 10th अच्छे से नहीं पढ़ी है ना। अगर आपने 10th अच्छे से नहीं पढ़ी तो यार थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा। फिर जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ केवल आपको उसी के सहारे अपना गुजारा करना पड़ेगा, है ना। इसलिए आई होप कि आपने यार NCERT तो पढ़ी होगी, है ना। NCERT इज़ अ गॉड, याद रखना, ऑल एग्जामिनेशन, है ना। जेई को छोड़ के, केमिस्ट्री के लिए जेई की NCERT है, बाकी अगर मैथ्स या फिजिक्स के लिए कोई जेई की NCERT पढ़ रहा है, मेन एग्ज़ाम ये जो ऊपर नहीं मेन एग्ज़ाम, तो वो बेवकूफ़ है, ठीक है। तो जैसे कि ये अब ये 12 हो गया और ये 6 हो गया। अब अगर आप ये देखोगे ना तो ये समांतर क्रम में, और जो समांतर क्रम में जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 1/R1। जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला जो लास्ट में हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो 1/R1 मतलब 12 एंड 1/6 मतलब 12, और हो जाएगा 1 + 2 मतलब 3/12 मतलब 1/4। तो जब आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो यार इजी क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, है ना, सुपर एंड में आने लायक क्वेश्चन था। अब देखिए यार हम केवल 7 क्वेश्चन में पहुँचे हैं और जो वीडियो है ना वो बहुत लंबा हो चुका है ना।